हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इसके पहले का जो वीडियो था वो लेसन 14 का था, क्लास 8 हिंदी। और आज का जो वीडियो है वो लेसन 15 का है, क्लास 8 हिंदी। और मैं बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है या लेसन का नाम है वो है गुरु और शिष्य। तो आप समझ ही सकते हैं इसमें गुरु और शिष्य का ही वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग पार्ट में देखते हैं कि कहानी यानी स्टोरी क्या है। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे के आसपास जब मैं त्रिपाठी जी के निवास आंतरय भवन से निकला तो हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी। पाजामा और कमीज चप्पल पहने था। पाजामा पैताने से फटा हुआ था, कमीज अच्छी थी। कानपुर में बीए के क्लास फेलो सतीश की थी। काशी विश्वविद्यालय का क्षेत्र उन दिनों बहुत खुला था। विश्वविद्यालय के अंदर बहुत जगह खाली पड़ी थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही बाईं तरफ महिला विद्यालय था। तो यानी विश्वविद्यालय के बाईं तरफ महिला विद्यालय भी था। दाईं तरफ सर सुंदरलाल अस्पताल, तो दाईं तरफ एक अस्पताल भी था, सुंदरलाल। दोनों ओर छतनार वृक्ष थे। सड़क का आकाश उन वृक्षों से ढका रहता। तो बीच में जो सड़क था वो दोनों तरफ के वृक्ष इतने लंबे लंबे थे कि उनसे वो ढका हुआ रहता था। बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतें लाल कत्थई रंग की साड़ियां बहुत पहनती है। तो ग्रामीण बनारस की ग्रामीण क्षेत्र की औरतें क्या करती है, लाल रंग की कत्थई रंग की, है ना, लाल साड़ियां बहुत पहनती है। वे घास काटती, घास का गट्ठर, यानी वो घास काटती और घास का गट्ठर जो है उसको सर पर रखे सड़क के किनारे काम करती हुई अक्सर दिखाई पड़ती। तो वो लोग उसी तरह से अक्सर दिखाई पड़ते थे काम करते हुए। ग्रामीण औरतें जब साथ साथ चलती हैं तब चुप रहती, या तो गाती है या बात करती है, हंसी ठट्टा करती है या फिर झगड़ा करती है ना। तो वो लोग कभी क्या करती है, जब कभी कभी वो जब चलती है तब वो शांत रहती है, चुप रहती है। कभी कभी वो गाती है, कभी हंसी मजाक चलता है, तो कभी झगड़ा भी होता है। ठीक है। गुस्से में चुप रहना, ना बोलना शरारती लोगों को आता है। तो गुस्से में चुप रहना, ना बोलना, ये सब किनकी आदत होती है? शरारती लोगों की, है ना। बनारस की बोली, वहाँ के लोकगीत कैसे हैं यह लिखकर नहीं बताया जा सकता। मैंने उन औरतों की बोली सुनी या गीत सुना तो मुझे वह प्रकृति का ही कोई व्यवहार लगा। तो यहाँ जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ की औरतें जिस प्रकार से गाती थी, है ना, वो लोग गाती थी प्रकृति का, ये सब जैसे गाना वाना गाती थी, तो लग रहा था कि ये प्रकृति की ही कोई व्यवहार है। घास काटती हुई औरतों का गाना सुना तो लगा घासें ही गा रही है, तो जैसे मानो घास ही गाना गा रही है। खेत में काम करती औरतों का गाना खेत के पौधों का संगीत लगा। तो खेत में जो औरतें काम कर रही हैं गाना गा के, लग रहा है कि खेत की औरतें ही गाना गा रही हैं, तो लग रहा है कि खेत का ही पौधा गाना गा रहा हो। सड़क पर चलती औरतों की बातचीत नीम आम सड़क अमल ताश की बातचीत लगती है। तो सड़क में जो औरतें बातचीत कर रही हैं वैसा लग रहा है कि सड़क में ही जो पेड़ हैं नीम का, आम का, अमलतास का, तो वो लोग ही बातें कर रही हैं। ठीक है। खाली पड़ी जगह में खेती होती है। भैंस गाय घास चरते हुए नजर चारों ओर दिखाई पड़ता है। तो भैंस गाय, है ना, ये सब घास खाते हुए चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय की सड़कों पर कार या ट्रक नहीं के बराबर दिखाई पड़े। तो वहाँ पे ट्रक और कार ज्यादा नहीं दिखाई पड़े लेखक को। रिक्शे बहुत थे। ठीक है। बनारस में रिक्शे बहुत तेज चलते हैं। विश्वविद्यालय प्रवेश करते ही अमलतास, गुलमुहूर, आम, नीम, घासों की मिली जुली गंध प्राणों में बस गई। तो वहाँ के जो पेड़ पौधे थे, तो आपको पता ही चल रहा है कि अमलतास, गुलमुहूर, आम, नीम, तो ये सब जो है पेड़ पौधे, इनका जो महक आता है ना, वो बहुत ही प्राणों में जैसे बस गया हो। आगे लेखक कहते हैं कि मलवई जी द्वारा इस संस्थापित विश्वविद्यालय, जिससे पंडित रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास हरि ओध पढ़ा चुके हैं, उसमें पंडित राम प्रकट मणि त्रिपाठी, पंडित शिव बख्श जी पढ़ चुके हैं। इसमें मैं प्रवेश पाऊंगा।
यानी उस विश्वविद्यालय में लेखक जा रहे हैं जहां रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हरिओट और ये लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और कौन कौन पढ़ चुके हैं? राम प्रकट, मणि त्रिपाठी, शिव बख्श, ये लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ाएंगे, ये सब सोचकर अपने भविष्य से मैं बहुत प्रभावित और आंकित था। यानी जो शिष्य हैं लेखक, वो कह रहे हैं कि जब मुझे पता चला कि हमारे गुरु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ाएंगे तो वे बहुत ही खुशी थे। ठीक, वो बहुत प्रभावित थे। यद्यपि मेरी मानसिक हालत बहुत पस्त थी, कानपुर की याद बेहद सता रही थी। तो इंसान जहाँ का होता है वहाँ का तो उसको याद सताता ही है ना, अगर दूसरा शहर चला जाए पढ़ने। और बनारस अपनी सारी गरिमा के बावजूद निहत अनजान लग रहा था। तो लेखक कह रहे हैं कि बनारस में उसकी जो गरिमा थी वो बहुत काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी मतलब लेखक को क्या लग रहा था? अनजान सा लग रहा था। लेकिन काशी विश्वविद्यालय में द्विवेदी जी का शिष्य बनने की संभावना इतनी मोहक थी कि मानो जादू लोक में चल रहा था। तो वे कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि मैं उस गुरु का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का गुरु जो हैं उनका जब मैं शिष्य बनूंगा, तो ये वाला बात उन पे एकदम जादू की तरह जैसे मन में चल रहा था। पंडित जी के घर पहुंच गया। कुछ सम्मान भावना, कुछ संभ्रम के कारण बरामदे में बने सीमेंट के आसनों पर नहीं बैठा। तो कह रहे हैं कि लेखक कि मैं वहाँ उनके घर तक तो पहुँच गया, पर कुछ सम्मान भावना के कारण उनके घर के आंगन में जो एक सीमेंट का बैठा हुआ था आसन, वहाँ पे भी मैं नहीं बैठ पाया। ठीक, फर्श साफ सुथरा था, उसी पर बैठ गया। तो फर्श जो था, जमीन, वो साफ सुथरा था, वे वहीं बैठ गए। सामने दरवाजा बंद था, वह घर से खुलता था। तो सामने जो दरवाजा था वो बंद था, वो अंदर से ही खुलता था, घर से। दाहिने हाथ की तरफ कमरा था, कमरे का दरवाजा अध खुला था। तो दाहिने तरफ एक कमरा था, उसका जो दरवाजा था वो अध खुला था, आधा खुला हुआ। अंदर कुछ लोग बैठे थे। एक भारी आवाज, प्राणों में पवन स्पंद भरी वाली आवाज सुनाई पड़ रही थी। तो कह रहे हैं कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे मानो बहुत लोग बैठे हुए हैं, और एक ऐसी आवाज थी जो प्राणों में बहुत स्पंद सुनाई रही थी, बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, है ना, वो आवाज उनको बहुत अच्छा लग रहा था। समझ गया कि यह स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे पता चल गया था कि वो मेरे गुरु आचार्य जी का ही होगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, उस बगल वाले कमरे का नहीं। तो लेखक कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, पर उस कमरे का नहीं जहां से आवाजें आ रही थी, है ना। द्विवेदी जी का आगत व्यक्तियों से बात कर रहे थे, सामने का दरवाजा खुला। गौरव वर्ण की एक लड़की 10-12 वर्ष की निकली, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो वहाँ एक लड़की निकलती है जिसका आयु होता है 10-12 वर्ष, और वो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। पास में रखे एक मोटे को उठाकर मेरे पास रख दिया, मोड़े। ठीक है, तो वो एक बैठने का आसन जो होता है उसको उठा के उनके लेखक के पास रख देती है और कहती है, जमीन पर क्यों बैठे हैं, इस पर बैठिए। ठीक, उसके व्यक्तित्व और वाणी में अद्भुत विनम्रता एवं शीतलता थी। तो जबकि वो 10-12 साल की लड़की थी, और वो लड़की लोग होती विनम्र है ना, तो वो इतना प्यार से वो बात करती है कि लेखक को बहुत अच्छा लगता है। द्विवेदी जी की ही पुत्री हो सकती है वो। बाद में ज्ञात हुआ कि वो द्विवेदी की सबसे छोटी पुत्री भारती अर्थात मुन्नू थी। तो बाद में लेखक को पता चलता है कि वो द्विवेदी जी की सबसे छोटी पुत्री थी भारती, जिसका नाम था, और घर का नाम था उनका मुन्नू। कमरे में बैठे एक एक आगत चले गए। ठीक है, तो कमरे में जितने बैठे हुए थे आदमी एक एक करके निकल रहे थे, चले जा रहे थे। मुन्नू ने शायद पंडित जी को बता दिया था कि कोई बाहर बैठा है, तो मुन्नू जो थी वो अंदर जाके बता देती है अपने पापा को। वे बाहर आए, मैं सभ्रम उठ खड़ा हुआ, लंबी भारी काया। ठीक है, तो वो लेखक यहाँ अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का चित्र बता रहे हैं कि वे एक लंबी सी काया में, खदर की सिली हुई बह कटी जिसमें जेब होती है, तो खदर की, है ना, खादी की, तो उसमें सिया हुआ उनका जो ये था वो जिसमें जेब होती है, ठीक है, पहने हुए थे। गौरव वर्ण पैरों की उंगलियों को स्पर्श करती हुई धोती और पैरों तक स्पर्श करती हुई धोती पहने हुई थी।
दाएं पैर की पिंडली को बाएं पैर के पीछे ले जाकर उसे लपेटे हुए उंगलियों से बाएं पैर के पंजों को खुजालते हुए पंडित जी मेरे सामने खड़े थे। तो वे पैर खुजला रहे थे, है ना, बाएं पैर से दाएं पैर की ओर, और वे सामने खड़े थे। मैंने लपक कर चरण स्पर्श किया। तो लेखक लपक कर मैंने तुरंत उनके चरण स्पर्श करते हैं। कैसे आए हो? आपकी शरण में आया हूँ। तो वो जब द्विवेदी जी कहते हैं कि कैसे आए हो, तो वो लेखक कहते हैं कि आपकी शरण में आया हूँ, असहाय हूँ, आपके चरणों का आश्रय पाकर मेरा जीवन बन जाएगा। तो लेखक कहते हैं कि अगर आपका आश्रय मिल जाए तो मेरा जीवन बन जाएगा। कोई दूसरा किसी का जीवन नहीं बनाता। तो लेखक यहाँ द्विवेदी जी कहते हैं कि कोई दूसरा किसी का जीवन नहीं बनाता, तुम अपना जीवन खुद बना बिगाड़ सकते हो। तो वे कहते हैं कि तुम अपना जीवन को खुद ही बना सकते हो और खुद ही बिगाड़ सकते हो। मैं एमए में प्रवेश पाना चाहता हूँ, आपका शिष्यत्व मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो फिर वो कहते हैं कि मैं एमए में प्रवेश पाना चाहता हूँ, है ना, लेखक कह रहे हैं, और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ या प्राप्त हो जाऊंगा। कैसे नंबर थे बीए में? अब द्विवेदी जी पूछ रहे हैं। लगभग 60%, 3 अंकों की कमी से फर्स्ट क्लास रह गया। तो 60% तभी, अभी तो फर्स्ट क्लास आ जाता है पर तभी नहीं आता था, ठीक है। तब 60% अंकों में कमी होने के कारण वे फर्स्ट क्लास नहीं आ सके। हाई स्कूल इंटर में फर्स्ट क्लास था। BSc-D कॉलेज कानपुर में अध्यापक आशा करते थे कि यूनिवर्सिटी में टॉप करूंगा। प्रथम श्रेणी भी नहीं आई, शर्म के मारे वहां से भाग आया। पंडित राम सुरेश त्रिपाठी ने कहा था, मैं पता नहीं कैसे ये सब कह गया। बोलते समय घबराहट में मैंने क्या कहा, पंडित जी ने क्या सुना, कह नहीं सकता। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं इतना घबरा गया था कि मैं कब क्या बोला द्विवेदी जी को मुझे खुद पता नहीं, और वे क्या सुने मुझे वो भी पता नहीं। कुछ आर्थिक कष्ट है, इसका प्रबंध मैं कर लूंगा, मुझे बस आपकी कृपा चाहिए। लेखक कहते हैं कि मुझे आर्थिक थोड़ा कष्ट है, उसका प्रबंध मैं कर लूंगा, बस आपकी कृपा होनी चाहिए। जब तुम मेरे शिष्य हो गए तो गुरु शिष्य से बढ़कर आत्मीय संबंध और कौन होता है। तो यहाँ द्विवेदी जी बहुत अच्छे शब्दों में कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि जब मेरा तुम्हारा गुरु शिष्य का संबंध बन ही गया है तो इससे और कोई बड़ा कुछ दिक्कत आने वाला ही नहीं है। विद्यार्थियों को मधुर करी वृत्ति का होना चाहिए। तो वे कह रहे हैं कि विद्यार्थी को मधुकृति वृत्ति का होना चाहिए। जहाँ से भी संभव हो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, जहाँ से भी संभव हो ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। आप हिंदी के सूर्य हैं, इनके बारे में यह बात डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कही थी। मैं कुछ ना बोल पाकर वहीं दोहरा रहा था। तो वे बार बार, लेखक कुछ नहीं बोल पाके वे वही बार बार द्विवेदी जी का ही प्रशंसा कर रहे थे। आपके पास रहूंगा तो कुछ सीख ही लूंगा। तो वे कह रहे हैं कि आपके पास अगर मैं रहा तो मैं आपसे बहुत कुछ सीख लूंगा। तुम्हें क्या पता मेरे भीतर कितने दोष हैं, किसी पर अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। तो द्विवेदी जी भी कहते हैं कि तुमको क्या पता है कि मेरे अंदर कितने दोष हैं, तो किसी पे अंधविश्वास की तरह या अंधश्रद्धा की तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर रुक कर बोले, तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? तो वे फिर कहते हैं कि तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? मैंने नहीं कहा और चरण स्पर्श करके चला गया। तो लेखक कहते हैं कि मैं वहाँ कहा कि नहीं, और वो फिर से चरण स्पर्श करते हैं और वो चले जाते हैं। मैं प्रभुमित फुलकित डेरे पर यानी आत्रेय भवन में पंडित राम सुरेश त्रिपाठी के डेरे पर लौटा। तो वो फिर वहाँ लेखक घूम के आते हैं राम सुरेश त्रिपाठी के डेरे में। उत्साहपूर्वक उनसे सब कुछ बताया और वे वहाँ उनको सब बताते हैं राम सुरेश को। वे संतुष्ट हुए, बोले तुम अब गांव जाओ, प्रवेश लेकर ध्यान से पढ़ो। तो वे कहते हैं कि अब तुम संतुष्ट होकर घर जाओ, अपने गांव चले जाओ और वहाँ ध्यान से पढ़ो। मैं द्विवेदी जी से मिलकर तुम्हारे बारे में बात कर लूंगा। और वे कहते हैं कि मैं द्विवेदी जी से मिलकर तुम्हारे बारे में बात कर लूंगा। यहाँ नामवर सिंह से मिल लेना। तो वे कहते हैं कि यहाँ नामवर सिंह जो है उनसे मिल लेना। द्विवेदी जी उन्हें बहुत मानते हैं। तो फिर कहते हैं कि द्विवेदी जी उनको बहुत मानते हैं। प्रतिभाशाली युवक हैं, ऐसे लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो प्रतिभाशाली बहुत युवक है, तो ऐसे लोगों से हमेशा मिलते जुलते रहना चाहिए। मेरा नाम ले लेना। तो यहाँ राम सुरेश कहते हैं कि मेरा नाम ले लेना।
तो जैसा कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये पाठ है गुरु शिष्य का, और इसके जो लेखक हैं वे विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, जो किसके पास, वे अपने गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, है ना, उनसे मिलते हैं। उसी पे ये पूरा वर्णन किया गया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रही हूँ कि नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और भी मैं नए नए वीडियो लेके आऊँगी आपके पास। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।